हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो ल्यूकीमिया का एक पार्ट है। उसका नाम है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL। पहले हम ल्यूकीमिया के बारे में जानते हैं। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है? तो ये इमिया मतलब जो कैंसर हो जाए, मतलब कि जो ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन ब्लड को प्रोड्यूस कर रहा है उसमें क्या हो जाना, कैंसर हो जाना, एबनॉर्मलिटीज आ जाना। तो ये एबनॉर्मलिटीज क्या करेगा, तो ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया मेनली 4 तरह का होता है। ठीक है, डिवीजन करने पे ऐसे जो इसका सेल टाइप होता है वो 2 तरह का होता है। एक माइलोजीनस ल्यूकेमिया और दूसरा लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और दूसरा है नन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का दूसरा नाम क्या होता है, लिम्फोब्लास्टिक, और नन लिम्फोसाइटिक का दूसरा नाम क्या होता है, माइलोजीनस। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्यूट और क्रोनिक। जो थोड़े समय के लिए हो वो एक्यूट, जो सडन हो, और जो आराम से हो, जो टाइम लो, उसको कहते हैं क्रोनिक। ठीक है, तो क्या कौन कौन सा 4 टाइप हो गया ल्यूकेमिया का, तो एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, AML CML, फिर क्या हो जाएगा ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, और क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है CLL के बारे में। चलिए अब आते हैं इसका अगला पार्ट, क्या है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जैसा कि हमने पढ़ा है CLL, क्रोनिक मतलब क्या होता है, सेल ऑलरेडी मैच्योर कर चुका है। ठीक है, लिम्फोसाइटिक मतलब लिम्फोसाइट, ल्यूकेमिया जैसे कि ब्लड कैंसर, जैसे हमने पहले ही बताया था, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वाइट ब्लड। ये सारे जो पिक्चर लिए गए हैं वो गूगल ड्राइव से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो मेनली कौन से सेल में होता है, मैच्योर बी सेल में होता है। उसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है या नियोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, ये मेनली कौन से बी सेल में, तो मोनोक्लोनल बी सेल में। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक है ना, तब प्रोग्रेसिव हो रहा है, ये सडन नहीं होगा, ये टाइम लेगा प्रोग्रेस करने में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, WBC बढ़ेगा, मैच्योर होगा, लिम्फोसाइट होगा बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये CLL मतलब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का फॉर्मेशन करेगा। इसका सेम कंडीशन किससे मिलता है, नन हॉडिक लिम्फोमा से। ठीक है, लेकिन वो किसके साथ होता है, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा के साथ होता है। अब चलते हैं आगे। देखिए, जैसा कि पता है जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसका स्टार्टिंग कौन सा होता है, तो ब्लड स्टेम सेल। अब ब्लड स्टेम सेल में जो लिम्फोसाइट होगा वो कहाँ पर होगा, वो ब्लड लिम्फोसाइट में जो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मेनली क्या होता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल में प्रॉब्लम होता है। तो हमारा किस में प्रॉब्लम होगा, लिम्फोसाइट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब लिम्फोसाइट में कौन सा, तो ये देखिए बी लिम्फोसाइट में मेनली ज़्यादा होता है, किस में, तो बी लिम्फोसाइट में। अब इसका अच्छा से पढ़ते हैं। ल्यूकेमिया 2 तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कहने का क्या मतलब है, ये इमैच्योर है, या ये जो एक्यूट होगा ना वो मेनली लिम्फोब्लास्टिक होगा। ब्लास्टिक मतलब क्या होता है, इमैच्योर होता है, और जो क्रोनिक होता है ना वो मेनली मैच्योर होता है। ठीक है, मैच्योर मतलब कहने का क्या मतलब, लिम्फोसाइटिक में क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो जो सबसे कॉमन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, वो किस में आता है, ALL में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो CLL है ना उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होगा, लिम्फोसाइट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। लिम्फोसाइट पे इन्फ्लामेशन, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा जो लिम्फोसाइट है उसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये मोस्ट कॉमन फिजिकल फाइंडिंग है, ये याद रखिएगा। और कहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, तो मेनली जो होता है वो सर्विकल, एक्सिलरी और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में जो लिम्फोसाइट है, लिम्फ नोड हैं, उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और जो इन्फ्लामेशन होगा, क्या ये पेनफुल होगा, नहीं, ये फिल्म मतलब टच करने पे से सॉफ्ट लगेगा, घूमेगा और नन टेंडर होगा। ठीक है,
अब जो दूसरा मोस्ट कॉमन फिजिकल फाइंडिंग है वो क्या है, स्प्लेनोमीगैली। देखिए पिक्चर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, लोअर अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। कहाँ पर पेन होगा, तो लोअर अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ठीक है। या कह सकते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, अर्ली सैटियाइटी के कारण होता है, ये भी पेनलेस होता है और दिन कोई भी दर्द नहीं करेगा। ये क्या, पल्पेशन करने पे इसमें सिर्फ आपको लगेगा क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया है, किस में, स्प्लीन में, ठीक है। अब क्या है, हेपेटोमीगैली। हेपेटोमीगैली में भी क्या होता है कि सिर्फ क्या होगा, ये हेपेटोमीगैली में भी क्या हो गया, सिर्फ इन्फ्लामेशन हुआ है, कोई भी टेंडरनेस नहीं है, ठीक है। और भी केसेस है, जैसे कि एकाएक क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा, मतलब 6 मंथ में ग्रेटर देन 10% हो जाएगा। फीवर क्या होगा, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, 2 वीक से ज़्यादा बिना इन्फेक्शन का। और क्या होगा, रात में क्या होगी, स्वेटिंग आएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अदर फाइंडिंग में क्या हो सकता है, तो अनीमिया, न्यूट्रोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अनीमिया क्यों, जैसा कि पता है कि जो ऑर्गन ब्लड प्रोड्यूस करता है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है आरबीसी फॉर्मेशन में भी एबनॉर्मलिटी जाएगी, जिसके कारण अनीमिया होगा। न्यूट्रोपेनिया क्यों होगा, तो लगातार क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन में हमारा क्या है, न्यूट्रॉन्स बार बार क्या जा रहा है, एंजाइम को बैक्टीरिया को मारने जा रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो नंबर क्या हो रहा है, उसके कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो मारता है, मरता भी है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हमारा प्लेटलेट क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब इसके क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग है, ठीक है। और भी स्किन में कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग होगा, तो स्किन में मेनली इसमें क्या होता है, स्किन के नीचे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर से आपको पता चल जाएगा ये मेनली किस में, कहाँ पे होता है, तो फेस के स्किन में होता है। कैसा होता है, जो इसमें जो आते हैं वो कैसा होता है, तो मैक्यूल फॉर्म में, पैप्यूल फॉर्म में, अल्सर फॉर्म में या ब्लिस्टरिंग फॉर्म में, ठीक है। ये अगर मॉस्किटो बाइट हो रहा है तो ये और ज़्यादा हो जाता है इसका। तो ये कौन है, तो एग्रीगेटिंग है मॉस्किटो बाइट। रीनल इन्वॉल्वमेंट, तो मेनली इसमें कौन सा बीमारी होता है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसको बोलते हैं MPGN, ठीक है। और कौन सा, तो मिनिमल चेंज डिजीज, MCD। ये भी आप मेरे वीडियो में जाके किडनी वाला में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी इसमें आता है, उसमें क्या होगा, हेडेक होगा, टिया एंड स्ट्रोक के कारण ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो टिया मतलब क्या होता है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो स्टेज होता है इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो 2 बेसिस है। एक कौन सा है, तो एक है राय स्टेज, ठीक है, और दूसरा है बिनेट ग्रुप। राय स्टेज में हम इसको 3 डिवीज़न करते हैं, 4 डिवीज़न करते हैं, 0, 1, 2 और 3, 4। 0 को लो रिस्क में रखा जाता है। इसमें क्या आता है, जो लिम्फोसाइटिक होता है ना, वो ब्लड और मैरो में सिर्फ होगा। तो इसको हम कितना, ये मेनली कितने मीडियन सर्वाइवल होते हैं, तो 10 साल से ज़्यादा ये इंसान जी सकता है और इसका ट्रीटमेंट ईजी से होता है। जो इंटरमीडिएट रिस्क में होते हैं, 1 और 2 में आते हैं, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें होगा लिम्फोएडिनोपैथी, स्प्लेनोमीगैली और हेपेटोमीगैली। आप ये तीनों देखिएगा। तो मीडियन सर्वाइवल रेट कितना होता है, तो 7 ईयर। अगर हाई रिस्क में आ जाएगा तो इसमें वो सब के साथ और क्या क्या मिलेगा, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो इसका मेनली फिजिकल फाइंडिंग है। तो कितना दिन रह सकते हैं, तो ये 7.5 से 4 ईयर तक रह सकते हैं, ठीक है। अगर बिनेट ग्रुप में देखा जाए तो 3 ग्रुप में बांटा गया है, A, B, C। अब A क्या है, तो A में क्या है, फ्यूअर देन 3 एरियाज, मैंने 3 एरियाज से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऊपर में देखिए क्या था, साइटोसिस कहाँ कहाँ हुआ, ब्लड या ये ब्राउन मैरो में सिर्फ हुआ है। कोई भी अनीमिया या साइटोपेनिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनीमिया और साइटोपेनिया किसका है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो ग्रुप 3 का है, तो वो हाई रिस्क में हो जाएगा। तो दोनों का तो लगभग कहने का सेम मतलब हुआ। तो ये रह सकते हैं 12 साल तक। जो ग्रुप B में बाता है
उसमें मोर देन 3 नोड इन्वॉल्व होना चाहिए। तो 3 है, ठीक है। लिम्फो एडिनोपैथी, स्प्लेनोमेगाली और हेपेटोमेगाली और भी कई कई जगह पे होगा, लेकिन अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होना चाहिए। थर्ड में क्या है, तो अनीमिया और क्या होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ मीडियन ये सर्वाइवल सिर्फ चेंज है, बाकी इसको ए कैटेगरी कर दिया है, इसको बी कैटेगरी कर दिया है, इसको सी कैटेगरी कर दिया है, ठीक है। तो दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, राय स्टेज पे और बिनेट ग्रुप पे, ठीक है। अब इसका क्या है, राय स्टेज को फिर से एक बार देख लेते हैं। लो रिस्क, इंटरमीडिएट और हाई। लो में स्टेज 0 दिया है जिसमें सिर्फ लिम्फोसाइटोसिस होगा। इंटरमीडिएट में स्टेज 1 और स्टेज 2 दिया है। स्टेज 1 में क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस और लिम्फ एडिनोपैथी होगा। स्टेज 2 में क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस और स्प्लीन और लिवर का इलाजमेंट होगा। हाई रिस्क में स्टेज 3 और 4 दिया है। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइटोसिस और अनीमिया। और स्टेज 4 में प्लेटलेट कम हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये पहले की तरह है, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो 10% पेशेंट है उनमें क्या होता है, डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा होता है, मतलब बहुत एग्रेसिव होता है 10% में, मतलब कि फीवर भी होगा, लिम्फ नोड भी बढ़ जाएगा और लिम्फ एडिनोपैथी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइटोपेनिया क्यों नहीं होता है CLL में, साइटोपेनिया क्यों होता है CLL में, तो उसका 3 कारण है, ठीक है। तो पहला तो स्प्लेनिक सेक्वेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो बाई ल्यूकेमिक सेल। तीसरा है एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके कारण साइटोपेनिया होता है, मतलब कि जो सेल होते हैं वो कम होने लगते हैं। क्यों, तो एक तो बोन मैरो अच्छा से क्या करता है, इनफिल्ट्रेशन करता है ल्यूकेमिक सेल का। दूसरा एंटीबॉडी क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं। तीसरा स्प्लीन में जो मेनली जो RBC का क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन बॉक्स कराता है, वो क्या होता है, सेक्यूट्रेशन हो जाता है इसके कारण, ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस क्या है, तो इसका प्रोग्नोसिस मेनली 2 फैक्टर होता है, एक जो फेवरेबल फैक्टर हो, एक अनफेवरेबल फैक्टर हो। जो फेवरेबल फैक्टर होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो म्यूटेटेड इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन वेरिएबल लीजन, उसमें जो ZAP होता है वो कम हो जाता है। और डिलीशन कौन सा होता है, 13q का होता है, ठीक है। जो अनफेवरेबल होगा वो कौन सा होगा, अगर 11q का अगर डिलीशन होगा या 17q का डिलीशन होगा तब, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रोग्नोसिस मार्कर। अब मार्कर वही कह रहा है लेकिन थोड़ा और अलग तरह से। तो प्रोग्नोस्टिक मार्कर में कौन सा लो रिस्क में कहलाएगा और कौन सा हाई रिस्क में कहलाएगा, ठीक है। तो IGVS, ठीक है। IGVS में अगर म्यूटेशन होगा तो वो क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो गया तो लो रिस्क, अगर नहीं म्यूटेशन हुआ तो हाई रिस्क में। तो इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। ZAP 70 ये अगर निगेटिव रहा तो लो रिस्क, अगर पॉजिटिव हो गया तो हाई रिस्क। ये मेनली किस में देखने मिलता है, तो थायरोसिन काइनेज इन्वॉल्व जब करता है सेल एक्टिवेशन में, ठीक है। CD38 अगर निगेटिव रहा तो लो रिस्क और अगर पॉजिटिव रहा तो हाई रिस्क। ये मेनली कब देखने को मिलता है, तो सिग्नल सेल एक्टिवेशन में। साइटोजेनेटिक, ये डिलीशन ऑफ 13q अगर रहा तो लो रिस्क, और अगर डिलीशन ऑफ 11q या 17q रहा तो हाई रिस्क। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था। फेवरेबल कंडीशन में 13q, ठीक है। और नॉन फेवरेबल में 11 और 17q। तो अगर नॉन फेवरेबल कहने का क्या मतलब था कि हाई रिस्क होता है, ठीक है। तो 11q कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो ATM जीन से आता है। 17p कहाँ से आता है, तो P53 जीन से आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन से पहले एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, तो ल्यूकोपीनिया 2 तरह का होता था, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या है, ALL और AML, ठीक है। जो ALL होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। अब क्या कह रहा है, जो क्रोनिक है वो CML है और CLL है, ठीक है। जो CLL है वो मेनली हम पढ़ रहे हैं। तो CLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक का मतलब मैच्योर सेल या स्पेसिफिक B सेल को करता है म्यूटेशन। L मतलब लिम्फोसाइट
और ल्यूकेमिया मतलब क्या होगा, ब्लड कैंसर, मतलब कि एबनॉर्मल कंडीशन होता है वाइट ब्लड सेल का। ठीक है। जो लिम्फोब्लास्टिक, ब्लास्टिक का मतलब होता है इमैच्योर और सिस्टिक का होता है मतलब मैच्योर। ठीक है। तो CLL में क्या होता है मेनली, लिम्फोप्रोफरेटिव डिसऑर्डर आता है, मतलब कि लिम्फोसाइट का एक्यूमुलेशन। तो ये दो तरह का होता है, एक तो फंक्शनली यूजलेस होगा जिसको कहेंगे फंक्शनली इनकम्पिटेंस जो लिम्फोसाइट है, और दूसरा मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर, मतलब मैच्योर कहने का क्या मतलब है, ये इसका प्रोफरेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्री में जो मोस्ट कॉमन होता है उसको कहते हैं CLL। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मोस्ट कॉमन होता है वेस्टर्न कंट्री में, मेनली एल्डर पीपल में। ठीक है। और किस में, तो कॉशियंस में और मेल में, लेकिन ये मेनली एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ALL मोस्ट कॉमन है। अब एज के अनुसार इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है। जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, अगर मेनली कहेगा मोस्ट कॉमन मीन न्यू बॉर्न, तो अप टू 14 ईयर्स ओल्ड, तो ALL होगा। लेकिन अगर कहा जाएगा ये अडल्ट में, मतलब कि 40 से 60, तो AML और CML होगा। और अगर ग्रेटर देन 60 कहा जाए तो क्या होगा, ग्रेटर देन 60 कहा जाए तो क्या हो जाएगा, CLL। फिर से अगर न्यू बॉर्न से 14 ईयर ओल्ड तक ALL, अगर बीच में 40 तो 60 ईयर ओल्ड रहेगा तो AML या CML, और अगर 60 से ज़्यादा रहा तो CLL। ठीक है। लेकिन जो ये है ना ALL, ये इसमें क्या होता है, बायमोडल ये प्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये बच्चों में भी पाया जाता है, बूढ़ों में भी पाया जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन इसी को कहा गया है। ठीक है। जो ये CLL है ना, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तभी जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हम क्या पाएंगे, जब इसका हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो इसमें कौन सा सेल पाएंगे, स्मज सेल पाएंगे। कौन सा, स्मज सेल पाएंगे। ये मेनली इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी में पाया जाता है। और क्या है, तो लिम्फोसाइटोसिस में कौन सा सेल मिलेगा, स्मज सेल मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो लिम्फोएडिनोपैथी मिलेगा। और क्या होगा, जैसे कि पहले ही पढ़े हैं, लीवर और क्या होगा, स्प्लीन में इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। अब इसका जब प्रोग्नोसिस करेंगे तो अभी पढ़े थे, तो अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन फिजिकल फाइंडिंग क्या है, तो लिम्फएडिनोपैथी। ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो होता है ना, एक टर्म आता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PH रखते हैं। तो ये फिलाडेल्फिया क्या होता है, फिलाडेल्फिया का स्पेलिंग मैं लिखती हूँ, PHILADELPHIA, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है। ये क्या होता है, तो ये क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होता है, जिसके कारण क्या होता है, CML होता है। तो ये कौन सा क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटी होगा, तो एबनॉर्मलिटी होगा जो 7 क्रोमोसोम होता है, 22 मेनली ये 2 क्रोमोसोम के कारण होता है। 22 क्रोमोसोम में जो 7 आर्म होता है उसमें क्या होता है, ये ट्रांसलोकेशन हो जाता है किसके साथ, तो क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ। ठीक है। तो इसके कारण ये क्या होगा, फिलाडेल्फिया होगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका क्या, ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक मैन है जिसका एज कितना है, 67 ईयर ओल्ड है, तो ये क्या हो गया, एल्डर हो गया। सबसे पहले ये, ठीक है। तो एल्डर में हम मेनली 2 बीमारी देखेंगे, ALL या CLL, अभी जैसा पढ़ाया उसके अनुसार। ठीक है। तो ये है क्या है, एल्डर है, एसिम्टोमेटिक है। ठीक है। तो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, लिम्फोसाइटोसिस होया हुआ है। ठीक है। WBC बढ़ा हुआ है। और क्या देख रहे हैं, इसमें स्मज सेल देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, CLL हो गया। 2 फैक्टर हो रहा है, एक तो स्मज सेल और दूसरा एल्डर पीपल। ठीक है। तो इसका अब ये, अब इसको स्टेज इसमें पता चल गया, आंसर क्या हो गया, CLL हो गया। ठीक है। अब इसका जब देखेंगे कि ये कौन से स्टेज में आता है, तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ लिम्फोसाइटोसिस होया हुआ है। तो लिम्फोसाइटोसिस किसका था, तो स्टेज 0 का। तो ये स्टेज 0 में आएगा। तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, स्टेज 0 है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब चलते हैं आगे, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए इसमें 2 चीज़ देखना पड़ता है, एक तो नॉन एक्टिव डिजीज और एक एक्टिव डिजीज। नॉन एक्टिव डिजीज का जो प्रोग्नोसिस है
वो तो पहले ही बताया था, फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। LDT, IgHV और ZAP70 और CD38, ये प्रोबेबिलिटी होता है डिजीज को प्रोग्रेस करने का। अगर ये मिला तो हम क्या करेंगे, फॉलो अप करने कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव डिजीज जिसमें प्रिडिक्टिव क्या है 17P और 11Q जो पढ़े थे क्या है, हाई रिस्क है, इसमें हम क्या करेंगे, बेस्ट थेरेपी चूज करेंगे। और क्या करेंगे, जो 17P और 11Q है वो देखेंगे कि म्यूटेटेड है या अनम्यूटेटेड है। और क्या है, अनम्यूटेटेड IgHV देखेंगे, ZAP70 प्लस देखेंगे, CD38 प्लस, और क्या करेंगे, MRD प्लस देखेंगे, ठीक है। ये सब का से देख के क्या करेंगे, हम बेस्ट ये थेरेपी चूज करेंगे, ठीक है। और भी कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा। फ्लो साइटोमेट्री में क्या देखेंगे, तो एब्सोल्यूट बी लिम्फोसाइट कौन देखेंगे। अगर 5,000 से ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, CLL रहेगा। और क्या क्या देखेंगे, CD5, CD19, CD20 और CD23 पॉजिटिव है कि नहीं है। इसमें ये भी होता है ना कि अगर ये सॉलिड हो जाए, इसमें सॉलिड मास मिलने लगे, तो ये क्या कहलाता है, LL, ठीक है। तो इसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट लेस देन कितना होगा, 5,000 पर माइक्रोलीटर होगा, ठीक है। स्टेजिंग तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको स्टेजिंग पता होगा। ये वाला मैंने अभी समझाया आपको क्या है। अगर न्यूली डायग्नोसिस होगा, ठीक है, तो सभी पेशेंट में क्या देखना चाहिए, एज देखना चाहिए, ठीक है। एज देखेंगे तो एज तो पता है बच्चे में क्या, ये 40 से 60 में क्या, 60 से ज़्यादा में क्या। और उसका क्या देखेंगे, उसका डर्मेटोलॉजी देखेंगे, कोई स्किन इन्फेक्शन है कि नहीं। और देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सब वैक्सीनेशन का देखेंगे कौन कौन सा, तो इन्फ्लुएंजा, प्रीवेनार, न्यूमोवैक्स, श्रिंग्रिक्स, और एवॉइड करेंगे किसको, तो लाइव वैक्सीन को। अब देखेंगे, अब इसमें और क्या देख रहा है, तो रिस्क फैक्टर देखेंगे, लो या इंटरमीडिएट है या हाई या वेरी हाई है। अगर लो रहेगा तो मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को हर 6 से 12 मंथ पे, लेकिन अगर हाई रहेगा तो उसको थेरेपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको फिर से क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे 3 से 6 मंथ पे। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, 2 चीज़ होगा, अगर सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। अगर एसिम्टोमेटिक है तो वेट एंड वॉच, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बताया था। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक रहा तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर डिलीशन ऑफ 17P या TP53 के म्यूटेशन के कारण हुआ तो हम ये 2 ड्रग्स देंगे, कौन सा, तो कौन सा देंगे, तो ये 2 ड्रग्स देंगे। अगर यंग एज रहा तो रितुजिमाब देंगे, अगर यंग एज नहीं रहा ओवरऑल के लिए क्या देंगे, इब्रूटिनिब देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों का डिलीशन नहीं हुआ है तो IgIV म्यूटेशन देंगे। अगर IgHV का म्यूटेशन करेंगे, ठीक है। अगर वो निगेटिव रहा तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे TP53 म्यूटेशन की तरह। लेकिन अगर वो पॉजिटिव रहा तो FCR करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विटामिन D और कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया जाता है ताकि वो CLL के प्रोग्रेशन को क्या करे, कम करे, ठीक है। तो एसिम्टोमेटिक अगर अर्ली एज है तो मीडियन सर्वाइवल रेट कितना होगा, 10 साल, ये पहले ही बताया। अगर प्रोग्रेसिव डिजीज होगा तो कितना होगा मीडियन सर्वाइवल रेट, 18 मंथ से 3 साल तक। इसी के साथ ये CLL क्या होता है, समाप्त होता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।